हेलो बच्चों, मैं श्वेता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, जहां पर हम मैटर के पर्टिकुलेट नेचर के बारे में बात कर रहे थे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। क्या क्या हमने पढ़ लिया था, एक बार उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मैटर के बारे में बात की। मैटर बने हुए होते हैं टाइनी पार्टिकल से। इन टाइनी पार्टिकल को एटम कहा जाता है। अब ये जो एटम्स हैं, ये अरेंज होकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल से फिर किसी भी मैटर को ये बनाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मैटर जो है वो अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कुछ मैटर प्रेजेंट है सॉलिड स्टेट में, कुछ मैटर प्रेजेंट है लिक्विड स्टेट में, और कुछ मैटर प्रेजेंट है गैसियस स्टेट में। जैसे अगर हम देखें, ये पेन है तो ये पेन प्रेजेंट है सॉलिड स्टेट में, जबकि पानी या तेल ऑयल है तो वो सभी प्रेजेंट है लिक्विड स्टेट में। हवा है या कोई भी गैस है वो सभी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। तो ऐसा क्यों है कि ये जो मैटर है ये अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट है? ऐसा होता है इन टाइनी पार्टिकल्स की वजह से, इन टाइनी पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इन टाइनी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से। ठीक है। अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है तो ये गैसियस मैटर बनाएंगे। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा कम है तो ये एक सॉलिड मैटर बनाएंगे। अगर थोड़ा बहुत इंटर पार्टिकल स्पेस है तो ये एक लिक्विड मैटर बनाएंगे। वहीं अगर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है तो ये एक सॉलिड मैटर को बनाएंगे। अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन थोड़ा बहुत है तो ये एक लिक्विड मैटर को बनाएंगे। और अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है तो ये एक गैसियस मैटर को बनाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने बात की थी सॉलिड मैटर की, है ना। तो ये सबसे पहले हमने मैटर देख लिया था कि पार्टिकल से मिलकर के बनते कोई भी मैटर हो। अगर हम मैटर को डिफाइन करें तो जो भी इसका द्रव्यमान होता है और जो भी जगह घेरता है यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो सभी कुछ क्या है, मैटर ही है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिड मैटर। अगर हमने मैटर के स्टेट के बारे में बात की तो अभी तक हमने देखा कि मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन बच्चों, इसके अलावा भी मैटर की 2 और स्टेट होते हैं। यानी कि अगर हम टोटल बात करें तो मैटर की टोटल 5 स्टेट होती हैं। सॉलिड होती है एक, लिक्विड होती है एक, गैसियस स्टेट होती है। इसके अलावा मैटर की 4th स्टेट होती है प्लाज्मा, और 5th स्टेट होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में 4th 5th स्टेट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मैटर जो है वो 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो जनरली हम 3 ही स्टेट के बारे में बात करते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। तो सॉलिड स्टेट यानी कि वो मैटर जिनका फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है, जिनके डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है, जिनकी टेंडेंसी होती है हीप करने की, जिनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा कम, ना के बराबर होता है, लेकिन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, दो चीजें और समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास है एक आयरन नेल। ठीक है, ये छोटी सी चीज हम यहाँ पर समझेंगे। और एक है हमारे पास ऐसे चौक। ठीक है, व्हाइट में बना लेते हैं, है ना, ऐसी होती है चौक। चौक ही है ये। ठीक है, ये है चौक। तो अगर हम दोनों को देखें, आयरन नेल और चौक, दोनों चीजों को अगर हम देखते हैं तो क्या समझ में आता है, क्या समझ में आ रहा है कि ये भी क्या है, सॉलिड है, और ये भी सॉलिड है। क्यों है सॉलिड दोनों? क्योंकि इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है और फिक्स्ड शेप है। बिल्कुल है, आयरन नेल का भी है, चौक का भी है, दोनों का है। लेकिन अगर हम इन्हें हाथ से तोड़ना चाहें तो आयरन नेल को हम हाथ से आसानी से नहीं तोड़ सकते, जबकि चौक को तो बहुत ज्यादा हमें फोर्स लगाने की जरूरत भी नहीं है, बहुत इजीली हम ये इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली तोड़ तो सकते हैं, है ना, तोड़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से तोड़ सकते हैं। यानी कि फोर्स अप्लाई करने पर, जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम किसी सॉलिड का शेप चेंज कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करें तो इस आयरन नेल को क्या बेंड कर सकते हैं? नहीं, हाथ से तो नहीं कर सकते, हम और आप तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, किसी मशीन से या कोई बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर है तो वो जो है इस आयरन नेल को जो है मोड़ सकता है हाथ से, मतलब फोर्स अप्लाई करके।
यानी कि फोर्स अप्लाई करने से हम इन सॉलिड का जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम तो नहीं चेंज कर सकते लेकिन शेप चेंज कर सकते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए क्या कोई सॉलिड का जो शेप है क्या उसे चेंज किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक, कंडीशंस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये है, अगर हम आयरन नेल और चॉक को देखें तो चौक में हमें बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख रहे होते हैं तो चौक के जो पार्टिकल्स है वो अलग होना शुरू हो जाते हैं और चौक जो है कभी कभार आसानी से टूट भी जाती है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब दोनों चौक और ये जो आयरन नेल है, दोनों चीजें जो है इन ये दोनों सॉलिड है, इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ हम गए इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में हम लिखेंगे FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप इसको पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि चॉक को इजीली तोड़ सकते हैं लेकिन आयरन नेल को इजीली नहीं तोड़ सकते। तो ऐसा किस वजह से है? ऐसा होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। जो ये चॉक है, इनके पार्टिकल का बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, इस वजह से आसानी से इन्हें तोड़ा जा सकता है। जबकि अगर हम आयरन नेल की बात करते हैं तो इनके पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इतना ज्यादा हाई कि हम हाथ से तो इसे नहीं तोड़ सकते, इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसे तोड़ने के लिए जो है कोई बॉडी बिल्डर या कोई मशीन हमें चाहिए जिससे हम इसे तोड़ना तो नहीं लेकिन बेंड कर सकते हैं। ठीक है, बेंड कर सकते हैं। तोड़ने के लिए तो फिर अलग प्रोसेस है, लेकिन बेंड किया जा सकता है, यानी कि इसका जो शेप है उसको जो है हम चेंज कर सकते हैं, उसको सर राउंड में घुमा सकते हैं किसी भी जैसे प्लायर्स है, प्लायर्स की मदद से। ठीक है, या फिर किसी और मशीन से हम ये कर सकते हैं। क्लियर है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात ये है कि अगर हम चॉक और आयरन नील की बात करें तो चॉक के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है आयरन नेल की पार्टिकल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई भी कि अगर चौक है तो चौक आसानी से क्यों टूट जाता है और आयरन नेल आसानी से क्यों नहीं टूटता जबकि दोनों ही सॉलिड हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको उसका आंसर यही देना है कि जो चौक है उनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो कम है आयरन नेल के कंपैरिजन में, इस वजह से इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है और इन्हें आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में हमने बात की थी। फिर लिक्विड के बारे में हम बात कर रहे थे कि लिक्विड जो है इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में डाला जाता है उस कंटेनर का ये शेप ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने इसमें डाला तो ऐसा शेप हो गया, इसमें डाला तो ऐसा शेप हो गया, इसमें डाला तो ऐसा शेप हो गया। फिर यहाँ से निकाल करके किसी और कंटेनर में डालेंगे तो उसी का ही शेप वो ले लेगा, यानी कि कोई फिक्स्ड शेप इनका नहीं है। जैसे कंटेनर में डालेंगे वैसा ही शेप ये ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। जैसे लिक्विड को आप कहीं पर भी डाल दीजिए तो लिक्विड क्या करेगा, क्या वहां पर जो है लिक्विड ढेर बनाएगा, जैसे पानी के ऊपर पानी के ऊपर पानी इस तरीके से आएगा, क्या नहीं आएगा। जब भी हम पानी कहीं पर डालेंगे, पानी की टेंडेंसी क्या है, लिक्विड की टेंडेंसी क्या है, फ्लो करने की। तो पानी हम कहीं पर भी डालेंगे तो वो बहने लगेगा। ठीक है, वो आगे की तरफ या कहीं भी जहां से ढलान मिलेगी, ढलान नहीं भी मिलती है, जिधर की तरफ जो है हम कहीं पर डालेंगे तो एक जगह पर ढेर वाटर कभी भी नहीं बनाएगा या लिक्विड कभी नहीं बनाएगा, हमेशा फ्लो करेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, बाकी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल स्पेस का ऑर्डर जो है इस तरीके से कुछ यहाँ पर है। तो ये बात हो गई लिक्विड की। तो लिक्विड, सॉलिड और ये हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। तो ये हमारा लिक्विड वाला पोर्शन है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, यानी कि डिस्कस कर लिया था हमने इसको कंप्लीट। फिर हम बात कर रहे थे टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट वाले चैप्टर में। हमने क्लास 6 में काफी चीजें पढ़ी थी। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, when a liquid is heated, a stage comes when it starts boiling. The temperature at which a liquid boils and turns into vapor at atmospheric pressure is called boiling point. अब ये important है definition, यानी कि वो तापमान जिस पर कोई liquid boil होना start होता है, लेकिन important क्या है, atmospheric temperature पर। और atmospheric temperature कितना होता है, atmospheric temperature होता है 1 atm। atm का मतलब है atmosphere, तो atmospheric temperature कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर।
ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर पर जब कोई लिक्विड बॉयल हो रहा है तो उस पॉइंट को कहा जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम सो विगरस दैट दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इवेंचुअली द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन एस्केप फ्रॉम द लिक्विड स्टेट। The liquid is converted into vapor or the gaseous state। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यही है, जैसे हमने देखा है जब हम पानी को हीट करते हैं तो धीरे धीरे जब हम हीट करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो बॉयल होना शुरू हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। फिर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते क्या होता है, उसके बाद जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है ना। वेपर यानी कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉयल करने पर हो क्या रहा है, लिक्विड जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, लिक्विड लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ रहा है। ठीक है, चलिए। At the boiling point, the formation of vapor is very fast and occurs not only at the surface but only within the also within the liquid। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि जब हम बॉईल करते हैं तो वाटर जो है ज्यादा जल्दी वेपर बनते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज कहाँ पर वेपर बनते हैं, जैसे हम यहाँ पर रीड करें, आई हैव सीन दैट स्पिल्ड वाटर डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स एंड इट हैपेंस एट एनी टेम्परेचर। तो हम ये कह रहे हैं कि जो स्पिल्ड वाटर है, वाटर स्पिल्ड यानी कि कोई वाटर कहीं पर गिरा हुआ है, ठीक है, या आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े गीले रहते हैं, या आप बाल धोते हैं नहाते हैं तो आपका जो बाल है वो गीले रहते हैं, जब आप पोछा मारते हैं तो आपका जो फ्लोर है वो गीला रहता है, बारिश होती है तो पूरी सड़कें गीली होती है। लेकिन कुछ समय के बाद वो वाटर जो है कहाँ कहीं गायब हो जाता है ना। कि क्या ये कोई मैजिक होता है, क्योंकि यहाँ पर तो हम कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, हीट नहीं दे रहे कि वाटर जो है वो बॉयल होगा, है ना, बॉइलिंग तो यहाँ पर होगी नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो वाटर है जो इधर उधर गिरा हुआ है, जब हम नहा करके आते हैं तो हमारे बाल गीले होते हैं, तो ये जो बाल हैं वो भी सूख जाते हैं कुछ समय के बाद। ये कपड़े जब हम धोते हैं या बर्तन जब हम धोते हैं तो वो गीले रहते हैं, कुछ समय के बाद वो सूखे हुए हमें दिखते हैं। तो ऐसा कैसे है, ये अपने आप कैसे सूख जाते हैं? तो ये सूखते हैं बच्चों एक फिनोमिना की वजह से, और इस फिनोमिना को कहा जाता है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्यों कह रहे हैं इसको, बॉइलिंग क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि बॉइलिंग में हमें क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, जबकि इवेपोरेशन में हमें कोई एक्सटर्नल हीट ऐसे नहीं देनी पड़ती। तो दोनों में काफी सारे डिफरेंसेस या डिफरेंसेस की बात हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बॉइलिंग की, बॉइलिंग या हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग तो नॉर्मल हो गया, बॉइलिंग तो नॉर्मल सी चीज है ना। बॉइलिंग हमने किसे कहा कि हम कोई यहाँ पर कोई बर्नर है, ठीक है। तो बॉइलिंग तो सिंपल सी, इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक बर्नर है, ये क्या है, बर्नर मान लो इसको, मान लो क्या बर्नर ही है ये, इसके अंदर है वाटर, बर्नर है और वाटर है। अब क्या हो रहा है, नॉर्मल अगर हम बॉइलिंग के बारे में बात करें तो नॉर्मल बॉइलिंग क्या है कि यहाँ से बर्नर से हीट जा रही है, और ये जो हमारा बीकर है जिसमें वाटर है, धीरे धीरे ये वाटर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। इस प्रोसेस को नॉर्मली बॉइलिंग बॉइलिंग हम कहेंगे, ठीक है। चलो, अब बॉयल होकर के धीरे धीरे ये वेपर भी बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट, अब कुछ बच्चे डेफिनेशन में बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन जो है इस तरीके से बोलते हैं कि द पॉइंट एट विच वाटर बॉइल्स, यानी कि वो पॉइंट जिसमें वाटर बॉईल हो रहा है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। कुछ हद तक ये डेफिनेशन सही है, लेकिन इसमें एक पॉइंट मिसिंग है। क्या मिसिंग है, देखो। बच्चे कहते हैं कि जिस पॉइंट में वाटर बॉईल हो रहा है उसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो वाटर है ये तो 99 डिग्री सेल्सियस में भी बॉयल हो रहा है, 98 डिग्री सेल्सियस, 99.9 डिग्री सेल्सियस में भी बॉयल हो रहा होगा।
97 डिग्री सेल्सियस में भी बॉयल हो रहा होगा, 101 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, इन सभी में भी ये बॉयल हो रहा होगा। लेकिन फिर भी इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम केवल 100 डिग्री सेल्सियस को क्यों बोल रहे हैं, बाकी 99 को क्यों नहीं बोल रहे, या 99.9 को क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो वेपर्स है, वाटर से क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर इन वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। किसके बराबर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm या 1 एटमॉस्फेयर। किसके बराबर होगा? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर जब होगा तो उस पॉइंट को कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वही जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि द पॉइंट एट विच वाटर बॉइल्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उस पॉइंट को कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए हम कह रहे हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, अब हो क्या रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर के साथ, वो थोड़ा सा हम समझ लेंगे यहाँ पर। अब देखो वाटर के साथ क्या हो रहा है, हमने तो सिंपल सी यहाँ पे प्रोसेस देखी कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वाटर जो है ये कौन सी स्टेट में है, ये है लिक्विड स्टेट में। और यहाँ पर क्या बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं इसके वेपर, जो कि कैसी स्टेट पे है, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, ये हमने अभी देखा। लेकिन ये प्रोसेस हो कैसे रही है उसको थोड़ा सा समझ जाते हैं। मान लो ये हमारे पास लिक्विड है और ये है लिक्विड के पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है लिक्विड और लिक्विड के पार्टिकल्स। अब ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस तो होता है, स्पेस तो है, लेकिन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन भी है। ठीक है, क्या है इनके बीच में, इनके बीच में है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अब ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अब जब हम इसे हीट देते हैं, है ना, जब इसे क्या कर रहे हैं, इस तरीके से बर्नर से क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। बर्नर का काम क्या है, बर्नर क्या कर रहा है, हीट ही तो दे रहा है। अब जब हम इसे यहां से देते हैं हीट, अब जैसे जैसे इसे हीट मिलती है, ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, इन पार्टिकल्स को हीट मिलती है, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उन्हें हीट मिलती है। वाटर मान लेते हैं इसको, क्या है ये, वाटर। तो वाटर के जो पार्टिकल हैं जैसे इन्हें हीट मिलती है तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। हीट मिलेगी तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मूव करने की एनर्जी। ठीक है, तो मूव करने की एनर्जी को क्या कहा जाता है, कोई भी चीज मूव कर रही है तो यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, तो इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगती है जब हम इनको हीट करते हैं। धीरे धीरे ये पार्टिकल वाइब्रेट करने लगते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी कि कोई भी चीज की मूवमेंट की एनर्जी बढ़ेगी तो वो सीधा थोड़ी ना रहेगा, है ना। मूवमेंट की एनर्जी बढ़ रही है तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं। इस तरीके से मान लो ये और एक ये दो क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इनके बीच में है। अब जब हम इन्हें काइनेटिक, हल्के हल्के तो ये मूव कर रहे होंगे पहले से ही, लेकिन जब हम इन्हें क्या करते हैं, इन हीट देते हैं, हीट देने से क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इनके बीच का जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन भी क्या होता है, थोड़ा तेज होने लगता है। तो धीरे 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 वाइब्रेशन इतना तेज होने लगता है कि इन पार्टिकल्स के बीच का ये जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, जो इन्हें जोड़े रख रहा है, जो इन्हें कह रहा है कि तुम भाई लिक्विड स्टेट में रहो, ठीक है, तो वो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हीट देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल जो है ज्यादा जोर से वाइब्रेट करेंगे। ज्यादा जोर से वाइब्रेट करेंगे तो जोर से वाइब्रेट करने का मतलब है एक दूसरे से दूर होना चाहिए ना वो। तब जो जब वो जोर से या ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं तो उनके बीच का जो ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, जो उन्हें जोड़े रखता है, वो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन हो जाएगा बहुत ज्यादा कम। अब जैसे जैसे ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो इससे होगा क्या, पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन कम हो रहा है तो स्पेस बढ़ेगा। जैसे मान लो दो पार्टिकल हैं आपस में अट्रैक्टेड हैं,
जुड़े हुए हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। जब ये थोड़ा अलग होंगे तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, इंटर पार्टिकल स्पेस आ जाएगा। वैसे यहाँ पर जब पार्टिकल्स के बीच का इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इस तरीके से ये अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, वाइब्रेशन की वजह से इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो इनके बीच में क्या आने लगेगा, स्पेस आने लगेगा। और धीरे धीरे इनके बीच में ये जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो कम बढ़ता जाता है। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है कम, और ये जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो हो जाता है ज्यादा, बहुत ज्यादा। इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होने की वजह से ये जो वाटर के ये जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ही कहेंगे फिलहाल, है ना, ये जो पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स है, ये इनके बीच में जब स्पेस ज्यादा आ जाएगा तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। दूर चले जाएंगे तो ये लिक्विड स्टेट से किस में चेंज हो जाएंगे, तब ये चेंज हो जाएंगे वेपर में। वेपर में चेंज हो जाएंगे तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल जो है एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज जो होता है वो इस तरीके से होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम बॉइलिंग कह रहे हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको वेपराइजेशन देखने को मिलेगा। वेपराइजेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट जिस पॉइंट पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर अगर वो बॉयल हो रहे हैं या वेपर बन रहे हैं जो भी है, तो उस पॉइंट को तो बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, बॉइलिंग कहेंगे। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर नीचे कोई पॉइंट है तो वेपराइजेशन हम कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वेपर तो बन ही रहे हैं ना, उससे ऊपर टेम्परेचर पर भी, उससे नीचे टेम्परेचर पर भी बन ही रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्जन करते हैं, या गैसेस स्टेट में इस तरीके से कन्वर्ट ये होता है लिक्विड। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज है, क्या सॉलिड से भी हम लिक्विड में ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। देखो प्रोसेस सेम ही है, बस क्या है, उनके बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इंटर पार्टिकल बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, तो वहां पर भी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ता है, जिस वजह से सॉलिड स्टेट से वो मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। अब कंटिन्यू हीट देते रहेंगे तो लिक्विड स्टेट से वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया। लेकिन मेन पॉइंट तो ये भी था ही, है ना, कि ये प्रोसेस कैसे होती है, ये भी पढ़ना ही था। लेकिन दूसरी चीज ये है कि हमें ये भी पढ़ना है साथ में कि इवेपोरेशन क्या है और इवेपोरेशन कैसे डिफरेंट है बॉइलिंग से। अब बॉइलिंग की चीजें हमने देख ली कि यहाँ पे हीट करना पड़ रहा है, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है बॉइलिंग में। जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चलो, तो अभी तक हमने बात की बॉइलिंग की, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इवेपोरेशन की, कैसे डिफरेंट है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की ये जो प्रोसेस है, वैसे तो बॉइलिंग भी हम डेली जो है अपने आसपास कहीं ना कहीं हमने ये बॉइलिंग की प्रोसेस देखी है, लेकिन इवेपोरेशन तो हम हर समय देखते रहते हैं। जैसे नहा करके बाहर आते हैं तो हमारा जो शरीर है या बाल है वो गीले होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद पंखे के नीचे बैठेंगे या कहीं पर भी इधर उधर हम चलेंगे घर में, तो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, बाल जो है वो सूख जाते हैं। ये कपड़े हम धोते हैं तो उन्हें धुलने के बाद जो है कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो सूख गए हैं, या कभी हम फर्श पे जो है मॉपिंग करते हैं, पोछा मारते हैं, तो हम देखते हैं फर्श भी सूख जाता है। या बारिश इतनी हो रही है आजकल, जो है रेनी सीजन है, तो उस समय बारिश तो हो रही है, बारिश के बाद जो है अगले दिन हम देखते हैं कि पूरा सब कुछ क्या हो जाता है, सड़कें जो है वो गीली थी तो वो सारी सूख जाती हैं, सब जगह हमारी छत जो है, हमारा घर जो है वो गीला था वो पूरा कंप्लीटली सूख जाता है। तो ये जो वाटर है, वाटर ही तो था, ये जो वाटर है ये जाता कहाँ है ना, इसको तो हम बॉयल भी नहीं कर रहे कि ये इवेपोर कि ये जो है बॉयल होकर के इसके वेपर बन गए, ऐसा भी नहीं है। तो ये जाता कहाँ है, तो ये कोई मैजिक तो है नहीं, ये प्रोसेस है इवेपोरेशन की। अब इवेपोरेशन की प्रोसेस में भले ही हम हीट नहीं देते, लेकिन वाटर जो है अपने सराउंडिंग से हीट जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर इवेपोरेट होता है। बाकी चीजें तो सेम है, जैसे बॉइलिंग में होती है काफी सारी चीजें, जैसे जो प्रोसेस है वो लगभग सेम ही है। लेकिन दो तीन चीजें हैं, जैसे मान लो हमने किसी बीकर में यहाँ पर वाटर लिया है, अब हम कह रहे हैं कि इसका क्या होगा, इवेपोरेशन।
अगर हम इसके इवेपोरेशन की बात करें तो यहाँ पर इवेपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगी? जैसे जब हम बॉइलिंग की बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ पर देखें, जब हम बॉइलिंग की बात कर रहे थे तो हमने ये सवाल ही यहाँ पर नहीं उठाया कि जो वाटर है ये बॉयल होना स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा, है ना। सिंपल सी बात है, यहाँ से हीट दे रहे हैं तो धीरे 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 पूरा पानी जो है वो बॉयल हो जाता है। लेकिन जब हम इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो हम कोई हीट नहीं दे रहे। ये हीट क्या हो रही है, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है या सन से जो हीट आ रही है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि ये जो वाटर है, सबसे पहले जो सरफेस का वाटर है ये सबसे पहले इवेपोरेट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो इवेपोरेशन है ये एक सरफेस फिनोमिना है। क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। यानी कि इवेपोरेशन में सबसे पहले सरफेस के पार्टिकल क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, फिर नीचे वाले पार्टिकल सरफेस में आएंगे। फिर जैसे मान लो ये लिक्विड्स है, ठीक है, ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। हालांकि ऐसे होता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो ये सरफेस पर है, ये सबसे ऊपर है, तो सबसे पहले ये वाली लेयर क्या होगी, इवेपोरेट होगी, ठीक है। ये लेयर इवेपोरेट हो गई। फिर जो ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर आ जाएगी सरफेस पर। अब ये सरफेस की लेयर बन गई, फिर ये इवेपोरेट हो जाएगी। फिर ये वाली लेयर आएगी सरफेस पर, फिर ये इवेपोरेट होगी। इसीलिए ये क्या है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बहुत जल्दी जो है, एकदम तुरंत आपके बाल नहीं सूखते, ठीक है, टाइम लगता है सूखने में। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, ये एक सरफेस फिनोमिना है। पहले सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेट होंगे, फिर नीचे वाले पार्टिकल सरफेस में आएंगे, फिर वो इवेपोरेट होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस हो गई इवेपोरेशन की, जो हमने यहाँ पर समझ लिया है। तो ये बॉइलिंग जैसी ही, लेकिन यहाँ पर हम कोई हीट नहीं दे रहे हैं। ये हीट कहाँ से लेगी, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगी या सन से हीट लेगी। जैसे कि हमने देखे हैं समुद्र के किनारे इस तरीके से सी बेड्स बने हुए होते हैं सी बेड्स बने हुए, इस तरीके से सी बेड्स। अब ये सी बेड्स क्यों बने हुए होते हैं, क्योंकि इनमें रखा होता है समुद्र का खारा पानी, सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। अब इन्हें जो है धूप में इस तरीके से रख दिया जाता है। ये सन बनाने की कोशिश की। अब ये जो सी बेड्स है, समुद्र के किनारे जो बने रहते हैं सी बेड, जिनमें समुद्र का पानी भरा हुआ रहता है, यहाँ पर क्या होता है, सन की रेज आती है इस तरीके से। तो सन की रेज क्या करती है, ये जो इनके सरफेस वाला जो पानी, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, सरफेस की लेयर, बॉटम की लेयर नहीं, बॉटम यानी कि सबसे नीचे। अच्छा, अगर हम इसे सरफेस फिनोमिना बोल रहे हैं तो बॉइलिंग को हम क्या बोलेंगे, बल्क फिनोमिना। वो क्या है, एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है। चलो तो वापस यहाँ पर आ जाते हैं कि ये जो सन की रेज है ये जाएंगी, तो जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होंगे, है ना, इनके सरफेस में जो पार्टिकल होंगे, सबसे ऊपर की लेयर में जो पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल क्या करेंगे, इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। अब फिर से वही चीज होगी कि जब ये पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूव करने की एनर्जी बढ़ेगी, तो ये वाइब्रेट करने लगेंगे। जब धीरे 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 इनका वाइब्रेशन, हीट एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो वाइब्रेशन क्या होगा, ज्यादा होने लगेगा, जिससे धीरे धीरे इनके पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा और इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ जाएगा। धीरे 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 ये नीचे वाले पार्टिकल को छोड़ करके खुद क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। लिक्विड जो है इवेपोरेट हो जाएगा। तो जितना भी लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे हमें क्या मिलेगा, केवल सॉल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे वाटर वेपर। यहाँ पर क्या लेफ्ट, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सॉल्ट। इस तरीके से समुद्र के किनारे समुद्र के पानी से नमक को, यानी कि सॉल्ट को अलग किया जाता है। यही प्रोसेस है, इसी तरीके से किया जाता है। सी बेड्स में पानी भरा जाता है, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। कुछ समय के बाद इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण की प्रोसेस के द्वारा ये सारा पानी इवेपोरेट होता रहेगा और सॉल्ट जो है वो नीचे बच जाएगा, क्योंकि सॉल्ट तो इवेपोरेट नहीं हो सकता, वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। तो दो एक टर्म यहाँ पर आई, नॉन वॉलेटाइल और होता है एक वॉलेटाइल। वॉलेटाइल यानी कि जो इवेपोरेट हो जाता है, और नॉन वॉलेटाइल जो इवेपोरेट नहीं होता, ठीक है। जैसे हम नॉन वॉलेटाइल, हम इवेपोरेट नहीं होते हैं ना, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई बॉइलिंग की और इवेपोरेशन की। अब बॉइलिंग क्या है, जैसे हमने बॉइलिंग तो देख लिया,
बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, बाकी इवेपोरेशन के हम बारे में हमने बात की। अब कई सारे फैक्टर ऐसे हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर सन है, तो सन से अगर हीट आएगी, सनरेज पड़ेंगी, हीट आएगी, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। मान लो कोई क्लाउडी डे है, उस दिन सन नहीं है ना, सन को हटा लेंगे यहाँ से और यहाँ पर ले आएंगे बादल। कोई क्लाउडी डे है जिस दिन सन नहीं दिख रहा, सन की रेज नहीं आ रही, तो उस दिन जो इवेपोरेशन का रेट होगा वो क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, स्लोली इवेपोरेशन होगा। ऐसा नहीं है कि इवेपोरेशन नहीं होगा, स्लोली होगा। मान लीजिए कोई ह्यूमिड डे है ना, ह्यूमिडिटी वाला दिन है, यानी कि बारिश के अगले दिन वाला या बारिश के कुछ समय के बाद वाला समय है, तो उस समय क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो भी इवेपोरेशन का रेट थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, अगर कोई विंडी डे है, जिस दिन बहुत ज्यादा विंड चल रही है, तो उस दिन इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। तो अलग अलग फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, जिसे हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।